नमस्कार। चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में हम हैं और हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट्स अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। पूरे टॉपिक पढ़ने के दौरान आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इट्स अ टॉपिक नेम, लेकिन हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब भी बात आ रही है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, जो लिखा हुआ भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पे आप पढ़ेंगे? मतलब ये तो आपको पता लगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी है, लेकिन किस वजह से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी पड़ी? क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना था इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। क्या पढ़ना था? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसी में मिलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, वही मेजर पार्ट है। किस लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो हो रहा है। मतलब या ऐसा बोल लीजिए कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। किसकी? किसकी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? चार्जेस की। वो आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को बहुत बार मिलता है। ठीक, इससे पहले जो अब तक आप कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है। कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें ये मालूम है। इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ये हम जान चुके थे, पढ़ चुके थे क्या होता है। आइए वापस से जान लेते हैं। जैसे ही आप इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, जो पॉजिटिव वाली जो प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड पर, और नेगेटिव वाला जो पॉइंट है या प्लेट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से आपको समझ आ रहा होगा किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव वाली साइड है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होने शुरू होंगे, ये पढ़ चुके थे हम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे वैसे वैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। भाई नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा उसके अपोजिट साइड पे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल प्रोवाइड किया है, वो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको नलीफाई होंगे। कैसे होंगे? देखो, ये जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। मतलब कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया है। किस वजह से? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर दे रहे हैं पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस तरफ नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। और ये इंड्यूस कितना होगा? जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस
चलता रहेगा, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। या हम बोल सकते हैं क्या, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। क्या ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी? ये एक्सप्लेनेशन भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे थे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, बस यही आपको डिटेल में पढ़ना है और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान जाएंगे। मतलब जब आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है, तो आपको वो डीपली नहीं पढ़ाया गया था। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान जाएंगे। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, वापस से कंडक्टर लीजिए। फर्स्ट केस आपने मान लिया है, एक सिनेरियो जो आपने पढ़ा था। अब आप सेकंड सिनेरियो में आइए कि आप फिर से यही कंडक्टर लीजिए। ठीक, इस कंडक्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में भी है, लेकिन इस बार हम इस कंडक्टर पर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इस कंडक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये जो कंडक्टर है इसको थर्मल एनर्जी मिली। थर्मल एनर्जी मिलते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस से मूवमेंट में आए। इलेक्ट्रॉन्स फिर मूवमेंट में आए, जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जब था तो इलेक्ट्रॉन को पता था कि मोशन किस तरफ करना है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्मल एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पता है कि मोशन किधर करना है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं तो इधर जाऊंगा। जिस इलेक्ट्रॉन की जहां पर मर्जी है वो वहां पर मोशन करना शुरू कर देगा। सबसे पहली बात, मैं एक एक पॉइंट यहां पर इसका लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये जो मोशन है ये लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से होगा। काफी तेज मोशन होगा, 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इनको डायरेक्शन पता नहीं है कि इधर जाना है, तो इनको डायरेक्शन नहीं पता है। मैं ये चीज भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी हो जब आप नोट्स रिवाइज करें। ठीक है, देयर इज नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन, या आप बोल सकते हैं क्या, रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, ये नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन की जगह आप लिख सकते हैं देयर इज रैंडम मोशन। ठीक है, अब ये जो रैंडम मोशन हो रहा है कि किधर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अब आपको इसी रैंडम मोशन के बारे में समझना है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, या ऐसा समझ लीजिए कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे आयंस भी हैं, यहां पे भी आयंस हैं जो क्या है, स्टेबल आयंस हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये आयंस है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन चला,
आयंस के साथ इसका कोलिजन हुआ, इस वाले आयन के साथ कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में मुड़ा, फिर यहां पर कोलिजन हुआ, फिर ये ऐसे मुड़ गया, फिर यहां पर कोलिजन हुआ, ये ऐसे मुड़ गया। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कोई इलेक्ट्रॉन किधर भी मूव कर रहा है। यहां पर फिक्स्ड आयंस है, ये क्या है, फिक्स्ड आयंस है। हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ चलना शुरू हुआ था, लेकिन यहां पर आयंस के साथ कोलिजन हुआ, ऐसे चला, फिर कोलिजन हुआ, फिर ऐसे चला, फिर कोलिजन हुआ, फिर ऐसे चला। हो क्या रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयंस के साथ कोलिजन की वजह से अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले रहे हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है, जैसे ही ये आयंस से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। चल किस वेलोसिटी से रहे थे, 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड, जैसे ही कोलिजन हुआ वेलोसिटी क्या हुई, 0। उसके बाद लेकिन क्योंकि एनर्जी तो है, टेम्परेचर तो इंक्रीज है, फिर वापस से मोशन करना शुरू किया, फिर कोलाइड किया, तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इनकी वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, जैसे ही एक्सेलरेशन होने वाला होता है, क्या होता है, कोलिजन हो जाता है फिक्स्ड आयंस के साथ। तो पूरे प्रोसेस में क्या रहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। मैंने जब चैप्टर हमने शुरू किया, फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि हम यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा, कांस्टेंट चार्ज वेलोसिटी के वजह से। यहां पर हम लोग एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से यहां पर चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चला, कोलाइड किया, कोलाइड करते ही इसकी क्या हुई, वेलोसिटी 0 हुई, फिर इसने वेलोसिटी से 10⁵ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फिर चलना शुरू किया, फिर कोलाइड किया, तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी 0 होती है, फिर अपनी वही वेलोसिटी गेन करता है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बनी हुई है। ये दो चीज आपको समझ में आई। तीसरी चीज अब एक और पढ़िए, ये जो कोलिजन है, इस इलेक्ट्रॉन का इस आयन के साथ कोलिजन में T1 टाइम लगा, दूसरे आयन के साथ कोलिजन में T2 टाइम लगा, तीसरे आयन के साथ कोलिजन में T3 टाइम लगा। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हर एक कोलिजन जो है वो डिफरेंट टाइम पे हो रहा है। आयंस फिक्स्ड डिस्टेंस पे तो नहीं है, पता नहीं आयंस कहां है और किस डायरेक्शन में जाके आयन से टकराएगा इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें नहीं पता है। तो जो टाइमिंग है कोलिजन की वो अलग अलग है। हर बार जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है वो टाइमिंग डिफरेंट है। तो इन सब टी को हमने एक नई टर्म माना है जिसको हमने टो कहा है, और टो को हम लोगों ने क्या कहा है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ये टो क्या है, दिस इज एवरेज टाइम, दिस इज एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, दिस टो इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है। तीन चीज आपने जानी है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोलिजन हो रहा है। जैसे ही कोलिजन होता है वेलोसिटी 0 होती है, वापस से वो उसी वेलोसिटी से फिर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। फर्स्ट। सेकंड बात जो आपने जानी है कि यहां पर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की नहीं पता है, ठीक है, वो कोलिजन के बाद भी चेंज हो रही है और वो कोलिजन से पहले भी सब अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरी, कोलिजन का जो टाइम है वो हर कोलिजन अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो हमने एवरेज कोलिजन टाइम को या कोलिजन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स को हमने एवरेज टाइम एक तरह से मान लिया है, क्या, टो को, जिसको हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला है। रिलैक्सेशन टाइम क्लियर। अब मैं इसको पूरे प्रोसेस को आपको लिखा दे रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक। ड्यू टू कोलिजन
ड्यू टू कॉलिजन विद आयंस। क्या क्या आपने जाना? देयर इज ड्यू टू कॉलिजन विद आयंस देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। ठीक। सेकंड आपने क्या जाना? वेलोसिटी सीम्स कांस्टेंट। ठीक। थर्ड आपने क्या जाना? एवरेज टाइम बिटवीन टू collision is called रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या ये बात क्लियर है? अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात। ठीक। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे। भाई मुझे तो सब अलग अलग भाग रहे हैं। हमने मान लिया कि आधे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे, आधे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जब एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है तो करंट होगा ही नहीं। ये हमें पता है कि वेलोसिटी हम लोगों ने कांस्टेंट क्यों बताई, क्योंकि हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ने वाले थे मैं लिख देता हूं। हमने अपने चैप्टर के शुरू में क्या कहा था कि हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट विद कांस्टेंट फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ यही रीजन है कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। क्लियर? तीन चीजें कॉलिजन से जो भी वो पता लगी। चौथी चीज जो आपको एक पता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? जीरो। मैं लिख देता हूं ये पॉइंट भी। इन दिस सिचुएशन number of electrons traveling in a direction will be equal to the number of electron in opposite डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? मैं इससे क्या बोलना चाह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर is zero. Hence, no electric current. क्या ये बात क्लियर है? देखो मैंने सबसे पहले बताया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अंदर। ठीक। यहां मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया है जनरेट। किसके वजह से? थर्मल एनर्जी के। लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो एक तरफ नहीं है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है। अब इन दोनों चीजों की जो ड्रॉबैक है, फर्स्ट कंडीशन की जो ड्रॉबैक है और सेकंड कंडीशन की जो ड्रॉबैक है, इन दोनों को दूर करेंगे और हम लोग इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। तो आइए
आते हैं थर्ड केस में, जो आज का हमारा टॉपिक है। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, या मैं कहूं सब कुछ जान चुके हैं। बस इस चैप्टर को मैं अब तक पढ़ा है उसे बीच में रिकॉल कराऊंगा और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए अब थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इस बार हम वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, इधर प्लस इधर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, ड्यू टू दिस वोल्टेज सप्लाई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां भी हैं कुछ इस तरह से। देखिए पहले इस केस में आ जाइए भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्योंकि आपने वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड कर दी है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था कि यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया था, लेकिन यहां पर कॉन्टिन्यूअस हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन दूसरा आएगा, फिर न्यूट्रलाइज, तीसरा आएगा, फिर न्यूट्रलाइज। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करना शुरू तो कर देंगे लेकिन एक्यूमुलेट नहीं होंगे। इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, ये हम जानते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन ये जो कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज सप्लाई है वो नहीं होने दे रही है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज गया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, दूसरा आया, तीसरा आया। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज सप्लाई हम लोग फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस वाले सिस्टम में नहीं होगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन एक चीज समझ में आई कि एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज क्या थी कि डायरेक्शन डिफरेंट है। अब जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ बनी हुई है, मतलब इनलाइन हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, आना इलेक्ट्रॉन्स को इधर ही है, ठीक है। ये वाली समस्या सोल्व हो चुकी है। अब क्या होगा, फिक्स्ड आयंस तो अभी भी है ना भाई, फिक्स्ड आयंस थोड़े ही खत्म हो गए हैं, आपने वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर दी है। तो होगा क्या कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू करेगा, अब हर इलेक्ट्रॉन इस ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये बात है। लेकिन जैसे यहां फिक्स्ड आयन से कोलिजन हुआ तो अब ये ऐसे गया, जैसे ये ऐसे जाएगा कोलिजन के बाद, तो अगला कोलिजन इसे फिर इस तरफ खींचेगा। मतलब हो सकता है कि कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ही होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन को लगातार अट्रैक्ट कर रही है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, शुरू सब इसी ही तरफ करेंगे। मान लो ऐसे किया, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये ऐसा सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये इस डायरेक्शन में भी आ रहा है तो आयंस से तो क्या कर ही रहा है, आयंस से कोलिजन तो हो ही रहा है। फिर कोलिजन हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, जाना है उसको लास्टली पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही है। ये बात समझ में आई। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनलाइन हो चुके हैं, कोलिजन अभी भी हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम अभी भी है दो कोलिजन्स के बीच का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, आपको समझ में आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, अब वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हुई है, जो इस केस में हुई थी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ये बात हम लोगों को समझ में आई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
अगर मैं इन सब अगर एक इलेक्ट्रॉन की आप बात करोगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी अभी भी क्या है, जीरो ही है, क्योंकि ये तो सीधा नहीं जा रहा है ना, वेलोसिटी तो इधर गया, फिर इधर गया, फिर कम हुई, फिर इधर गया, फिर कम हुई, फिर इधर गया, फिर तो लेकिन अगर आप सब इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो वो क्या है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, जो नहीं है जीरो। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो अब हमें पता लग चुकी है। हाँ, हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो तो कभी ऐसे जा रहा है, कभी वैसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, ड्यू टू कॉलिजन विद आयंस। लेकिन अगर मैं सब इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो वो सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप निकालोगे तो वो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, जिसको वीडी नाम दिया गया है। शुरू में ही क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, इसीलिए लिखा गया है क्या, एवरेज। ये किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो अभी भी जीरो ही आ रही है, लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड इन दिस कंडक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। क्या क्लियर हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? यस या नो? ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, क्लियर? वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो छोटा सा एक डेरिवेशन है उसको करेंगे। अब तक आपने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, क्या समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अब मैं इसके लिए भी लिखा देता हूं, थर्ड कंडीशन के लिए भी आपको, व्हेन कंडक्टर is connected with voltage supply, then there is no accumulation of charges। ठीक, hence no induced इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैं बोल रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव प्लेट है, चलो यहां पे लिख ही देता हूं, पूरा कर देता हूं, हेंस नो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू ड्रिफ्ट velocity of these electrons, electric current start flows। क्लियर? अब आइए, जो चीज मैं बोल रहा हूं, अब हम डेरिवेशन की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। ठीक, मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, तो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स काम कर रहा होगा, ये हम लोग जानते हैं। मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। क्या फोर्स होगा ये आप लोग पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो आप लोग देख ही पा रहे हैं।
Q की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं माइनस साइन के लिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को हम साइन के साथ लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं फोर्स को। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का मोशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। इसीलिए हमने लिखा F की जो वैल्यू है माइनस ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ई कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज ड्यू टू दिस सप्लाई। ये बात क्लियर है, मैं लिख देता हूं ये भी, क्या कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चीज ये, दूसरी आपको एक फोर्स का फॉर्मूला और पता है क्या, F इजिकल्स टू होता है एम ए। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो F बाई एम। क्या ये बात क्लियर है, वैल्यू पुट कर दूं F की, माइनस ई बाई एम, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। यहां तक कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है एक्सेलरेशन होता क्या है, वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं ये भी लिख दे रहा हूं यार, आओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ये बात, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर गुचुड़ गुचुड़ हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए की जो वैल्यू होती है हम लोगों को पता है, वो होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस केस में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब निकालेंगे तो आपके पास एक वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग वीडी बोलते हैं। एक वेलोसिटी क्या है, चार्ज सप्लाई से पहले, चार्ज सप्लाई से पहले वेलोसिटी क्या थी, 0। टाइम आपके पास क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, जिसको आप लोग टो लिखते आए हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और आपके पास चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, वीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग द वोल्टेज सप्लाई क्या थी, 0। तो ये जो वैल्यू थी ये आपके पास थी वीडी माइनस के 0। टी को हमने रिलैक्सेशन टाइम टो लिखा है, टो क्या है, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, ठीक है। एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन हमने टो लिखा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमने टो लिखी। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो आई है वीडी बाई टो। ए की जो वैल्यू आई है वो आई है वीडी बाई टो। क्लियर। एक आपने जो इससे पहले निकाली थी ए की वैल्यू, वो निकाली थी, मैं लिख देता हूं इसको, अगर मैं 2 नाम दूं तो आपने जो ए की वैल्यू निकाली थी माइनस ई बाई एम, जिसको आपने शायद 1 नाम नहीं दिया था, दिया था, ठीक है। देख लीजिए क्या वैल्यू है, माइनस ई बाई एम, यही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है, इसको 1। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं फ्रॉम 1 एंड 2, वीडी बाई टो इज इक्वल्स टू माइनस के ई बाई एम। क्लियर।
तो आपको Vd की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -e टो बाई m। ये हम लोग Eb क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, साइन लगा देते हैं, साइन लगाना अच्छा है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? आपके पास Vd की जो वैल्यू आई है, क्या आप समझ गए हैं कैसे आई है? ये एक्सप्रेशन है, ठीक। एक चीज मैं आपको बताऊंगा पहले, ये डेरिवेशन अभी और है 2 लाइन का, लेकिन एक चीज जो मैं आपको यहां पहले बता दूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको आज ही के लेक्चर में सेकंड सिनेरियो पढ़ा रहा था, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो भी इलेक्ट्रॉन ने मोशन शुरू किया था। क्यों है ये? टेम्परेचर से डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं रिलेटेड है। रिलेटेड क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड है टाउ। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा कंडक्टर का, जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। आपके एग्जाम में ये अगर एज अ डेरिवेशन आता है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन फॉर बेटर प्रैक्टिस और आपको न्यूमेरिकल्स जब भी करने होंगे तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल की जो वैल्यू है, अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोलेगा तो कभी भी ई की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। ई की वैल्यू आपसे जनरली दी जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इस वी को हम लोग पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप याद कीजिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिलेशन आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या था ये रिलेशन? ये रिलेशन था E इज इक्वल्स टू माइनस के dV बाई dr। ठीक। माइनस का सिंबल क्या बता रहा था? माइनस के सिंबल ने बताया था आपको पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये कुछ भी मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन ताकि आपको रिकॉल करने में दिक्कत ना हो और कुछ महानुभाव जिन्होंने नहीं पढ़ा हो या नहीं ध्यान हो तो उनको भी चीजें समझ में आए। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डीवी की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीवी? डीवी की वैल्यू क्या थी? चेंज इन पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आर? मैं यहां पे लिख देता हूं। डी आर क्या था? डी आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ये आपको अपने एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा या आप अपने एग्जामिनर पर अच्छा डालना चाहते हैं इंप्रेशन, तो इस डेरिवेशन को यहाँ नहीं छोड़िएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ये पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ही यूज करना है। मैं उसी के लिए आपको बिल्कुल जीरो से बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ लोग थक चुके होंगे,
इसीलिए जो रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको कंप्लीट कर लो, 5 मिनट बची हुई है, अब तक रुके हो तो रुको। इंपॉर्टेंट है हमेशा डेरिवेशन को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ही छोड़ना। ठीक, देखो ये कंडक्टर है, ठीक, वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, वही कंडक्टर है जो आपने मान रखा था, कुछ भी नया नहीं है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस डायरेक्शन में होगी, ये सब चीज पहले से ही क्लियर है। और जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वो के बीच का, वो हमने क्या मान लिया है, V। क्या लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल, कि यहां से और यहां तक जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपने V मान लिया है। तो आप E की जो वैल्यू है वो लिख देंगे V बाई R। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, L। यहाँ तक कोई परेशानी, माइनस हमने हटा दिया है क्योंकि माइनस क्या बता रहा था कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें E की वैल्यू चाहिए V और L की फॉर्म में। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। L क्या आया, L है डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, या आप बोल सकते हो जो आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ, ठीक। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, आप V लिख सकते हैं जो पोटेंशियल है जो सप्लाई आपने कनेक्टेड की है। अब इस E की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो सबसे पहली चीज तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही आप E की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे अपने फाइनल वाले फॉर्मूले में, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो नहीं रह जाएगा, क्या, वेक्टर, स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो E, जो माइनस आप कब लिख रहे थे, ये माइनस भी हम लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि आप वैल्यू को कब, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, आप V में लिखें तो आपको साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। V बाई L तो, और M जो पहले था। क्या ये आपको VD की वैल्यू समझ में आई है? EV टो बाई ML, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस A की वैल्यू को यहाँ पर रखा है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की टर्म में जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप यहाँ पर निकाल रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होने वाली है, वो स्केलर क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए मैंने यहाँ से माइनस का निशान हटा दिया है, क्योंकि अब आपको डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर, E की जगह पे V बाई L लिख दिया है, सिर्फ M पहले था वही है, टो पहले था वही है। आपको अपने न्यूमेरिकल्स में इस ही फॉर्मूले का यूज करना है, यही आपका मेन फॉर्मूला है, और आप अपने एग्जाम में भी इस फॉर्मूले को लिखेंगे, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको लिखना है वी नो E इज इक्वल्स टू V बाई L, और सिंपल आपको E की जगह पर V बाई L लिख के ये फॉर्मूला निकाल देना है। ना आपको ये करना है, ना आपको ये डायग्राम बनाना है अपने एग्जाम में, ये सब आपको समझाने के लिए था जो लोग भूल चुके हो। अदरवाइज इसके बाद आप सीधा लिखेंगे E इज इक्वल्स टू V बाई L, V इज इक्वल्स टू E V टो बाई L। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप चैनल की बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दो चीज कवर करेंगे, एक तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, और दूसरा मोबिलिटी। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग तो अभी तक हार मान चुके होंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन में ही हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।